अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन। आज हम कोरल 2012 के बारे में सीखेंगे। आज क्लास वन और लेक्चर वन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो आपको टास्क बार के अंदर एक आइकन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली कोरल का है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो इस तरीके से एक हमें अपना लेआउट दिखाता है और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन मौजूद होते हैं। सबसे पहले आता है न्यू। न्यू के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो नई फाइल ओपन होती है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूज़। अगर आपने कोई फ़ाइल यूज़ की है, कोई सेव की हुई है, तो वो फ़ाइल यहाँ पर शो होगी और यहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। ओपन भी सेम जो न्यू की तरह फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट करता है। इसके अंदर भी अगर कोई आपने फ़ाइल ओपन करनी है तो यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है न्यू फॉर्मेट टेम्पलेट, यानी अगर आपने कोई नया टेम्पलेट इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कोरल के खुद ही लेक्चर मौजूद होते हैं जिनको आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो हमने चूँकि कोरल को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जब हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक फॉर्मेट शो होगा हमें, यानी पूरी जो फाइल है वो बेसिकली इस तरीके से डिस्प्ले होगी। उसके बाद देखिए, मेन चीज़ है कोरल पे काम करने से पहले इसके जो ओवरऑल फंक्शन है उनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है कोरल कोरल ड्रा 12 ग्राफिक, ये बेसिकली इसको टाइटल बार कहते हैं। तो टॉप पे जो लाइन शो हो रही है टाइटल बार है। इसके नीचे जिस पे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, ये तमाम टूल्स मौजूद हैं, इनको मेन्यू बार कहते हैं। ये हमारे पास मेन्यू बार है। फिर नीचे आप देख सकते हैं जो थर्ड पे रो शामिल है इसको स्टैंडर्ड बार कहते हैं, और जिस पे लेटर्स मौजूद है, और फिर जो पेज है उसकी सेटिंग, और फिर आगे पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और कन्वर्ट, ये जो सारी चीज़ें मौजूद हैं इसको प्रॉपर्टी बार कहते हैं। यानी ये यहाँ पर जिस भी इस टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। यानी जिस टूल पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टूल्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको टूल बार कहते हैं। यानी ये यहाँ पे सारे टूल्स मौजूद हैं तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, टूल्स बार कहा जाता है। फिर नीचे वाली साइड आप देखें तो ये जो आपको फंक्शन मौजूद है, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको टास्क बार कहा जाता है। यानी कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन इसका फॉर्मेट पे वर्किंग करेंगे तो ये टास्क बार के अंदर अपनी वर्किंग बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। फिर आप राइट साइड पे देखें तो ये जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं इनको पैलेट्स कहा जाता है। पैलेट के ऊपर यानी यहाँ पे आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें, यानी इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, ये पैलेट बाहर आ जाते हैं। आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक करें तो ये पैलेट यानी आपको बाहर दिखा देंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैलेट को बाहर भी ला सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी जगह चले जाएंगे। तो ये बेसिकली पैलेट यूज़ करने का एक तरीका है। ये जो सारा एरिया आप दिखाई दे रहे हैं इसको वर्क एरिया भी कहा जाता है। ये सारा वर्क एरिया है और ये जो सेंटर है ये हमारा पेज है। यानी पेज के ऊपर कोई भी हम काम करेंगे, जब कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो वो इस पेज की सेटिंग के मुताबिक होनी चाहिए, वरना वो पेज के अंदर जो चीज़ है वो प्रिंट नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमारा पेज आ जाता है और बाकी ये सारा इसको वर्क एरिया कहा जाता है। आज हम स्टैंडर्ड बार के बारे में सीखेंगे कि स्टैंडर्ड बार क्या होता है, इसके अंदर जो फंक्शन मौजूद हैं उन फंक्शन का क्या काम है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास न्यू। न्यू बेसिकली मैं एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। जैसे ये एक मैंने फ़ाइल ओपन की, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ एक नई फाइल ओपन करूँ, तो जब मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये फाइल पहले वाली ख़त्म हो चुकी है, अब ये नई आ चुकी है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे एक फ्रंट पे फाइल मौजूद है और एक बैक पे फाइल मौजूद है। तो यानी आपने दो फाइल ओपन की हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है ओपन। ओपन से क्या होता है, जब भी आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपको यहाँ से अगर कोई फाइल लेके जानी है, कोई डेटाबेस की फाइल, कोई भी चीज़ यहाँ से आप लेके अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो वो फाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यानी न्यू से नई फाइल ओपन होती है और ओपन से कहीं अगर कोई फाइल मौजूद है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो सेव, अब सेव का देखेंगे आगे वाले सारे जितने भी टूल्स हैं ये बिल्कुल शो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हमारे पास सेव करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रा कर लेता हूँ तो उसके बाद आप देखें ये सेव का ऑप्शन आ जाता है और ये शॉर्टकट अपनी यानी की भी बता रहा है। अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से जाकर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। नेक्स्ट है प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए वो कंट्रोल पी का ऑप्शन भी दे रहा है और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपनी एक और नई फाइल ओपन कर देता है कि आपने अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो वो किस प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं, उसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसे होना चाहिए, पेज कौन सा होना चाहिए, तो ये सारी फंक्शंस जो हैं वो दे देता है। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट। तो कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों जो चीज़ें हैं इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी कॉपी, कॉपी क्या है, जैसे आप देख सकते हैं मैं ये एक रेक्टेंगल बनाया और इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कॉपी करूँगा। यानी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा और मैं पेस्ट करके किस जगह पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर एक और पेज बना लेता हूँ तो मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। यानी आपने देखा इसी के ऊपर बिल्कुल वो क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कट। कट से क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी। जैसे ये मैं जैसे ही मैंने इस कट पे क्लिक किया तो ये यहाँ से कट हो गई और अगर मैं पेज 1 पे ला कर क्या करता हूँ उसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये क्या होगी, मौजूद होगी, लेकिन ये पेज 2 के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो कॉपी, पेस्ट और कट आपस में सेम तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अनडू। अनडू बेसिकली ये बता रहा है कि आपने जो आगे काम किया है अगर आपको ये चीज़ें वापस बैक पे लेके जानी है तो एक एक स्टेप यानी आप उनको क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। और रीडू ये बताता है कि आप अगर पीछे वाला काम वापस लेके आना चाहते हैं जो आप पहले काम कर चुके हैं तो उससे रीडू करेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट। इंपोर्ट से क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी हमने कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लॉन्चर आ जाता है। तो ये बेसिकली हमें बता रहा है कि इसके अंदर आप ये डिफरेंट जो इसके सिस्टम मौजूद है आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें लॉन्च होने का यानी ये पूरा एक प्रोसेस बता रहा है कि इसके अंदर आप कोरल फोटोशॉप को भी यूज़ कर सकते हैं और ये डिफरेंट यानी टूल्स दिए गए हम इनको भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जूम। तो ये जूम अभी 100 पे, अगर हम इसको 200 पे करना चाहते हैं तो ये जूम का लेआउट है कि हम इससे कितना जूम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं लेकिन जो ओरिजिनल जूमिंग होता है वो 100 होता है। लेक्चर 2 के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बार के बारे में पढ़ेंगे और साथ पिक टूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी बार के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लेटर। यानी आप पेपर जो भी बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, आप वो पेज किस साइज़ में प्रिंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेटर दिया गया है, कस्टम है, फिर लीगल है, फिर नीचे देखें A4 साइज़ और बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं।
तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से अगर A4 साइज़ में कोई भी चीज़ बनाकर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप A4 साइज़ के अंदर भी उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लीगल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका ये जो पेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीगल के अंदर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लीगल में भी काम कर सकते हैं। साथ में आपको ये पेपर यानी पेज की हाइट और लेंथ का बता रहा है कि अगर आप कोई एक बैनर बना रहे हैं और उस बैनर का जो साइज़ है वो आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस बैनर का साइज़ रख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि ये 8.5 रखा गया है और ये बैक साइड पे ये देखें यूनिट्स, इसका ताल्लुक यूनिट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपने ये जो पेज प्रिंट करना है वो किस में प्रिंट करना है, इंचज़ में प्रिंट करना है, मिलीमीटर में प्रिंट करना है या फिट के अंदर प्रिंट करना है। जैसे मैं फिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज जो है वो 0.708 यानी उसकी क्या है, जो हमारे पास विड्थ आ जाती है वो है, और हाइट उसकी आप चेक करें तो 1.167 है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ जी मुझे 2 फुट का जो या 2 फीट, मैं यहाँ पर कहूँगा जी कि मुझे 4 फीट इसकी जो विड्थ चाहिए और इसकी जो हाइट है वो 6 फीट चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें फिट की सूरत में भी ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखें इसकी जो हाइट है वो 6 फुट आ गई है और जो इसकी विड्थ है वो 4 फीट आ गई है। अगर मैं उसको 10 पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये देखें ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 फीट ये लंबा हो जाएगा और 6 फीट ये टोटल जो इसकी हाइट होगी। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको 4 ही रख लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी बैनर की लेंथ और हाइट यानी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, कि हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे से 4-5 पेज मज़ीद ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला पेज मेरा पोर्ट्रेट है, सेकंड में मैं क्लिक करता हूँ और ये लैंडस्केप, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो ये भी लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है। यानी तीसरे पेज को मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे पेज पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो। अगर मैं पेज 3 को लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ तो पेज 2 भी लैंडस्केप में कन्वर्ट हो रहा है, पेज 1 भी लैंडस्केप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, क्या फंक्शन है। तो पेज ये जो आपको साथ दिखाई दे रहे हैं ये सेटिंग है बेसिकली। अगर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे पेज एक ही साइज के अंदर क्या होंगे, पोर्ट्रेट में भी कन्वर्ट होंगे और लैंडस्केप में भी कन्वर्ट होंगे। अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने पेज 1 पोर्ट्रेट में रखा, पेज 2 को लैंडस्केप में कर रहे हैं तो ये लैंडस्केप है। अब पेज 1 को देखें तो वो पोर्ट्रेट में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो यानी जो डाउन में होता है ये उस ऑप्शन को चेंज कर देता है कि आप अगर पेज 2 को लैंडस्केप में करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रेट में है, लेकिन पेज 1 पोर्ट्रेट में है, पेज 2 भी, और पेज 3 को अगर आप यहाँ से लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो चुका है। तो बाकी पेज जो है ना लैंडस्केप में कन्वर्ट नहीं हुए। अगर आप ऊपर वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो सारे लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने आपको इंचज़ वाला बता दिए और यहाँ से आप इंचज़ वाला को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आ जाता है नेज ऑफसेट। नेज ऑफसेट क्या है, जब मैं यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और उसको एरो की मदद से आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, अब ये बेसिकली नेज ऑफ है। अगर मैं इसका साइज़ क्या करता हूँ यहाँ से बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके तो कर रहा हूँ आगे की तरफ एरो को यूज़ करते हो तो ये देखिए तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। यानी बेसिकली ये स्पीड इसकी डिपेंड कर रही होती है और ये कवर कर रहा होता है एरिया कि ये कितना एरिया तेज़ी के साथ आगे जाएगा। तो ये बेसिकली नेज ऑफ के ज़रिए होता है। तो आप इसको जितना भी कम रखना सकते हैं कम रखें। नेज ऑफ के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो टूल्स आ जाता है वो डुप्लीकेट डिस्टेंस है। डुप्लीकेट डिस्टेंस से क्या होता है कि ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया या इसको आप जो है ना कॉपी करें, जैसे ही मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये एक स्पेस बता रहा है। ये देखें थोड़ी सी स्पेस इसने बताई है कि इतने दूरी पे ये क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। लेकिन अगर मैं इसका डुप्लीकेट का जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ
देखें डुप्लीकेट का साइज़ मैं कहता हूँ जी कि इधर से कितना होना चाहिए, 50 पे होना चाहिए, और इसकी यानी जो एक्स एक्सिस में वो होना चाहिए। फिर वाई एक्सिस के अंदर भी मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, और उसकी भी स्पेस अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो अब देखिएगा मैं जैसे इस पर क्लिक करके कंट्रोल डी करूँगा तो ये अपनी स्पेस बढ़ा रहा है। यानी यहाँ से आप अपने डुप्लीकेट करने का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू गाइडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी स्नैप टू ऑब्जेक्ट, डायनामिक गाइड्स और ड्रा कम्प्लेक्स, ये सात, और ट्रस्ट ऑल फील्ड, ये सात सात होते हैं बेसिकली। ट्रस्ट ट्रीट, ये जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रीट एज फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये क्या है, अभी देखें ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। जब तक मैं इसको चारों तरफ से सिलेक्ट करके ये मूव कर रहा हूँ फिर जाकर ये क्या होगा, मूव होगा, अदरवाइज ये मूव नहीं होगा। तो इसके अंदर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप क्लिक करें तो ये मूव होने के लिए शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ट्रीट एज फील्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। अच्छा, हमने सीखना है जी स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू गाइडलाइन। तो ये देखें मैं यहाँ से एक गाइडलाइन लेके आता हूँ और इधर से भी एक गाइडलाइन यहाँ इसके ऊपर खींच के ऐसे लेफ्ट बटन से लेके आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, बिल्कुल इस लाइन के साथ आगे मूव करे। तो उसके लिए मैं ये दोनों पर क्लिक कर लेता हूँ, गाइडलाइन पर भी और ग्रिड पर भी। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाती है। ये देखें अब मैं इसको जिधर मर्जी मूव करूँ ये मुझे बता देती है अपनी डायरेक्शन कि ये इससे आगे पीछे नहीं हो रही। तो ये एक लाइन के ऊपर यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना या उसकी सेटिंग करने के लिए हम स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं। पिक टूल और शेप टूल के बारे में सीखेंगे। पिक टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए इस्तेमाल हो। देखें ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक मैं यानी पिक टूल का इस्तेमाल ना करूं। तो ये एक नई शेप बनना शुरू हो जाएगी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा। इसको मैं मूव करके यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं पिक टूल का ऊपर क्लिक करूँगा, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जहाँ भी मूव करना चाहता हूँ मूव हो सकते हैं। तो बेसिकली पिक टूल मूव ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसके अंदर कलर वगैरह करने के लिए, कोई भी चेंजिंग करने के लिए, यानी फर्स्ट जो स्टेप होता है वो पिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेप टूल। शेप टूल आप देखें शेप टूल के साथ छोटा सा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ बहुत सारे टूल्स आएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सारे सीखेंगे। तो पहले हमारे पास आ जाता है शेप टूल। शेप टूल ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम शेप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और कंट्रोल बटन में प्रेस करूँगा और इसको यूँ खींचूँगा तो ये देखिए ये सर्कल हो जाएगा। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को, उसके पूरे फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन रेक्टेंगल से मैंने उसको क्या बना दिया, मैं यहाँ से उसको सर्कल बना सकता हूँ। ये मैं इसको सर्कल बना दिए। तो ये बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें आपको एक फिर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ये मैंने किया, फिर मैंने पिक टूल के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल का बटन प्रेस किया। बटन प्रेस करने के बाद लेफ़्ट बटन के साथ माउस से यहाँ से यहाँ यानी इसके ऊपर से पकड़ कर मैं इसको खींचूंगा तो ये देखिए अपनी वो शेप को चेंज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली पिक टूल के अंदर इस्तेमाल होता है। शेप टूल, शेप टूल के अंदर काम करने के लिए आपको यानी शेप टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कन्वर्ट टू कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक नई प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाती है। इसके अंदर देखें सारे फंक्शन अभी क्लोज हैं, कोई भी फंक्शन ओपन नहीं है क्योंकि अभी तक आपने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो ये और नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये एक फर्स्ट नोड है, ये सेकंड है, और इस तरीके से ये थर्ड नोड है और ये फोर्थ नोड है। यानी इसके अंदर 4 नोड इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऐड नोड। अगर मैं यहाँ पर कोई मज़ीद नोड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यानी यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद ऐड नोड पर क्लिक करूँगा तो ये एक और नया नोड क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, उस नोड को डिलीट करना चाहता हूँ
तो मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये नोड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। नोड बेसिकली क्या है, देखिए फर्स्ट वाले पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ज्वाइन टू लाइंस और ब्रेकर। जब हम ब्रेक कर्व लाइन सीखेंगे तब हमें ज्वाइन टू नोड्स को समझ आएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ज्वाइन टू नोड और ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व जब हम करेंगे तभी हमें ज्वाइन टू नोड की समझ आएगी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट और ये फर्स्ट ओपन जो है इन नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने के बाद जब मैं इसको पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ से इसको भी ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें ये क्या हो गया, ये दो जो नोड है आपस में से अलग अलग हो चुके हैं। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो आप किसी भी शेप को किसी भी साइड को अलग नहीं कर सकते। अब मैं इसको इस दोनों नोड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये देखिए आपस में क्या हो गए, वो ज्वाइन हो चुके हैं, यानी वो आपस में दोबारा जुड़ चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको भी आपस में क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप दो नोड को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाता है हमारे पास लाइन कन्वर्ट कर्व टू लाइन और लाइन टू कर्व, यानी कन्वर्ट लाइन से हमने कर्व में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारे पास एक लाइन है, इसको अगर हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं लाइन, यानी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यानी आप किसी भी टूल के ऊपर जब क्लिक करें और यहाँ से यानी कन्वर्ट लाइन पे क्लिक करें तो आपको इस तरीके से दो साइड्स एक नोड दिखाई देंगे जिनको आप पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डाउन ला सकते हैं। इसको मैं डाउन करूँ तो यहाँ से डाउन हो जाएगा, अगर इसको मैं अप करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। अब ये लाइन को मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन थी जिसको मैंने कर्व पे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब अगर मैं इनको क्या करता हूँ, इन लाइन को वापस लाइन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो स्लाइड करने के बाद मैं यानी कन्वर्ट कर्व टू लाइन पे क्लिक किया तो ये जो कर्व हुए हुए थे वो वापस किस में चले गए, लाइन में चले गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेक नोड अ कर्व। ये क्या चीज़ है, देखें मैंने पहले दो नोड सेलेक्ट किए उनको कर्व पे क्लिक कर दी, यानी मैं इन दो लाइनों को क्या करना चाहता हूँ, कर्व पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये कन्वर्ट मैंने किया, मैं दरमियान में एक नोड बनाता हूँ और यहाँ से उसको ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको यूँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो है ये अपने हिसाब से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। जैसे मैं कास्ट पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि एक साइड जो है वो मूव नहीं होगी, यानी एक साइड लॉक हो जाएगी और दूसरी साइड क्या होगी, मूव होगी। यानी मैं इसको जहाँ भी मूव करना चाहता हूँ मूव कर सकता हूँ। पहले क्या था, देखिए मैं जैसे यहाँ मेक नोड स्मूथ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या था कि मैं जब नोड पे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं इनको मूव करता हूँ तो ये आप देखें दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, यानी जो दोनों साइड्स थी वो एक साथ क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक साइड जो है वो मूव ना हो, दूसरी मैं चेंज करूँ तो वो बेशक चेंज हो, यानी मैंने एक साइड को चेंज करना दूसरी को चेंज नहीं करना। तो मैं मेक नोड अकास्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं नीचे वाली अगर साइड को चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रही है, बट ऊपर वाली जो साइड है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ से कास्ट में हो जाता है। अगर स्मूथ करेंगे तो स्मूथ के बाद आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों साइड को पहले की सूरत में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी वो चेंज हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, वो लाइनें चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक नोड सिमेट्रिकल। मेक नोड सिमेट्रिकल से क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करने से जो दोनों साइड हैं वो एक साथ छोटी और बड़ी हो रही हैं। देखें नीचे वाली अगर बड़ी हो रही है तो ऊपर वाली साइड भी बड़ी हो रही है, अगर ऊपर वाली साइड छोटी हो रही है तो नीचे वाली साइड भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड के जो नोड्स हैं उनको एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स कर्व डायरेक्शन, यानी मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये ऊपर वाली लाइन की डायरेक्शन बता रहा है कि आप इसको कर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड को चेंज कर रहा हूँ तो इस साइड पर वो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिवर्स करंट डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा और फिर मैं बाहर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके यानी रिवर्स करंट डायरेक्शन पर फिर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ऑप्शन दे दिया कि अब आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, उस डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इधर से
इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस तरह की नहीं हो रही। तो इस तरफ करने के लिए मैं इस पर फिर रिवर्स करंट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर बाहर क्लिक करके यहाँ से इसको कर्व करूँगा तो ये देखें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको अब क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने से भी इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करने से ये वाली साइड नहीं हो रही, फिर रिवर्स करंट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा और फिर बाहर क्लिक करने के बाद मैं फिर इस तरीके से क्लिक कर सकता हूँ, यानी इस पर क्लिक करने कर्व करूँगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि अब आप उसके बाद अपनी मर्जी को कर्व कर सकते हैं। यानी आपने अगर एक राइट साइड वाली जो साइड है उसको कर्व करना चाहते हैं तो आपने रिवर्स करंट डायरेक्शन पर क्लिक करने के बाद उसको कर्व लाइन पर भी क्लिक करना होगा। अगर ऑप्शन देता नहीं, बाहर क्लिक करने से वो ऑप्शन बाजू का खुद दे देता है, अगर नहीं देता तो आपने कर्व लाइन के ऊपर भी क्या करना है, क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज किसको कहते हैं, जैसे मेरे पास ये दो नोड्स हैं और मैंने इनको ब्रेक किया हुआ है और यहाँ से इसको भी ब्रेक कर दिया, मैंने इसको भी ब्रेक किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नोड्स वापस अपनी जगह पे चले जाएं, तो मैं इनको फर्स्ट वाले नोड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक्सटेंड कर्व टू क्लोज करता हूँ। तो जहाँ से ये क्या हुए थे, एक्सटेंड हुए थे, यानी मैंने उनको क्या किया था, दूर किया था, वहीं से दोबारा एक नई लाइन बनकर उसमें क्या हो गई, ऐड हो गई है। तो इस तरीके से आप यानी अगर आप दो लाइनों को अलग कर देते हैं एक रेक्टेंगल से तो आप उनको फिर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे पहले दो नोड्स है मेरे पास, इनके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको भी मैं यहीं से क्या कर देता हूँ, इसको पकड़ के अलग कर देता हूँ, इसको भी अलग कर देता हूँ और ये मैंने दो अलग कर दिए। अब ये जो नोड है बेसिकली जब मैं पिक टूल का सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर वाला भी मूव हो रहा है, जबकि मैं चाह रहा था ऊपर वाला अलग हो गया, इसको मूव नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सब पाथ कर दूँगा, यानी जो मेरे पास फर्स्ट वाला है उसको क्या किया जाएगा, सब पाथ किया जाएगा। उसको मैं सब पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, फिर बाहर क्लिक करूँगा और उसके बाद आप यानी यहाँ से इसको जिधर मर्जी मूव करें ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आ जाता है ऑटो क्लोज कर्व। ऑटो क्लोज कर्व भी बेसिकली सेम काम कर रहा है हमारे पास, जैसे एक्सटेंड कर्व टू क्लोज पर हमने क्लिक किया था। ये भी जैसे हम यहाँ से इनको क्या कर लेते हैं, दो नोड को अलग कर लेते हैं आपस में और हम चाहते हैं कि यहाँ से एक नई लाइन बन जाए ऑटोमेटिकली और वो क्या हो जाए, आपस में जो है ना जुड़ जाए दो नोड्स। इनको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो क्लोज कर करेंगे तो ऊपर वाली लाइन उसी तरीके से रहेगी लेकिन नीचे एक और लाइन खुद खुद क्या हो गई है, जुड़ गई है। तो इस तरीके से ऑटो क्लोज कर्व बेसिकली दो लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रेच एंड स्केल नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि आप यहाँ से इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम पिक टूल के अंदर ये काम करते हैं तो ये काम बेसिकली हम शेप टूल के अंदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी रोटेशन या स्क्यू करना। स्क्यू करना या आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्क्यू भी कर सकते हैं। यानी अगर आप रोटेट करना चाहते हैं या स्क्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट और स्क्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आ जाते हैं सिलेक्ट ऑल नोड्स और इलास्टिक नोड। सिलेक्ट ऑल नोड और इलास्टिक नोड क्या होते हैं, जैसे मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट ऑल नोट कर लेता हूँ और फिर और फिर लास्टिक नोड पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करके मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही मैं इलास्टिक नोड पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये लास्ट वाला आप देखेंगे बाकी सारे मूव हो रहे हैं, एक जो नोड है वो मूव नहीं हो रहा। जब मैं इसको पकड़ूंगा तो फर्स्ट वाला जो नोड है वो मूव नहीं हो रहा, बाकी सारे मूव हो रहे। तो इस तरीके से आप सारे नोड को
यानी रेंडमली क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं और किसी एक नोड को लॉक करके।